स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जमाने की बात है जब किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी अनाज पीसने की एक चक्की थी। बूढ़ा अपने जीवन की कई बहारें देख चुका था। उसने अपनी सारी उम्र बड़ी ही ईमानदारी से रोजी रोटी कमाई थी। आसपास के कई गांव में वह इकलौता चक्की वाला था। लोग उसे चक्की वाला बाबा भी कहकर बुलाते थे। बूढ़े के 3 बेटे थे जो किसी बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों की तरह थे। तीनों के तीनों जवान और सेहतमंद। एक दिन की बात है, बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर आदमी की जिंदगी अच्छी या बुरी कैसी भी हो गुजर जाती है, और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है। अब मेरी उम्र का सूरज भी ढलने वाला है। आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों की गठड़ी को लेकर इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस दुनिया को छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेचैनी का कारण सिर्फ एक है और वो है हमारी चक्की। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद इस चक्की का क्या होगा और इस चक्की पर क्या गुजरेगी। अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों बेटे एक साथ कहने लगे, बापू आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चक्की के पहिए को घुमाते रहें ताकि घर का कारोबार भी चला रहे और चक्की के ना होने से लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। बूढ़े ने प्यार भरी नजरों से अपने बेटों को देखा और कहने लगा, मेरे बच्चों, ईश्वर से कोई बात छुपी नहीं है। किसी भी बात को कह देना और उसको पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि तुम सचमुच मेरी कही हुई बातों को अमल में लाओगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहोगे तो विश्वास करो कि इसी में तुम सबकी भलाई है, या फिर तुम अपने में से किसी एक भाई को ठीक समझो तो ये चक्की उसके हवाले कर दो। वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम करना बंद कर दिया तो तुम भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें कोसेंगे। जब बूढ़े ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने यही कहा, बापू मैं ज्यादा समझदार हूँ, इसीलिए इस चक्की का सारा काम मैं संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने अपने बेटों को चुप रहने का इशारा किया और बोला, कहने को तो तुम तीनों इस चक्की की देखभाल करने को तैयार हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों का इम्तिहान लूं ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम में से कौन इस चक्की को संभालने के काबिल है। मैं तुम तीनों को यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम तीनों इस परीक्षा में खरे उतरो। बेटों ने जब परीक्षा की बात सुनी तो जोश में आकर कहने लगे, बापू हम हर तरह के इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़ा पिता अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में गया। वहां से वो 3 गठड़ियां उठाकर लाया जिसमें अखरोट भरे हुए थे और अपने बेटों को देखकर कहने लगा, इन गठड़ियों में अखरोट हैं, तुम लोग आगे बढ़ो और एक एक गठड़ी उठा लो। इसके बाद ही मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और उन्होंने एक एक गठड़ी उठा ली। ये गठड़ियां ज्यादा वजनदार नहीं थी। इसके बाद उनके पिता ने कहा कि शहर जाने के लिए अपने अपने घोड़े तैयार कर लो, रास्ते के लिए कुछ खाना पानी और खर्च के लिए कुछ पैसे भी ले लो। तीनों बेटों ने बड़ी खुशी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और सफर की तैयारी करने लगे। खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ धन लेकर वे घोड़ों पर सवार हो गए। जब वे लोग अपने सफर पर निकलने लगे तो उनका बूढ़ा पिता कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि तुम सही सलामत शहर पहुंच जाओगे और समय पर वापस भी लौट आओगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं। उन तीनों का शहर में अपना अपना कारोबार है, इसीलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के घर जाना और उन्हें अपना परिचय देना। साथ ही उनके पास बैठकर दुनिया में ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके सीखना। लेकिन याद रखना, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि अगर तुमने देर कर दी तो अपने पिता की जगह खाली पाओगे। इस बात पर बड़े बेटे ने पूछा, बापू फिर हमारी इस परीक्षा का परिणाम कैसे निकलेगा?
बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यूं तो हमारी पूरी जिंदगी ही एक परीक्षा है और ये सफर तो बहुत ही छोटी सी परीक्षा है, लेकिन इन 3 दिनों में ये मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने किस आदमी को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज्यादा है और वक्त कम है। बेटों ने जब अपने बाप की ये बातें सुनी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और फिर अपने सफर पर निकल पड़े। वे तीनों नगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। हर भाई यही सोच रहा था कि वो ही इस परीक्षा में खरा उतरेगा और जब सफर पूरा करने के बाद वो अपने पिता के पास पहुंचेगा तो इस चक्की का मालिक बन जाएगा। वो इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक जब उन्होंने मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि वो अपने गांव से काफी दूर आ चुके थे। अब तो चक्की भी उनकी नजर से ओझल हो चुकी थी। अब जो चीज उनके सामने थी वो था शहर का लंबा सफर, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चलते रहना था। काफी देर तक सफर करने के बाद वे चलते चलते थक गए। तभी उन्हें दूर से एक घना और छायादार पेड़ दिखाई दिया। इसीलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हमारे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी इस बात पर अपनी सहमति जताई। वे तीनों अपने अपने घोड़ों से उतरे। उन्होंने खाने का सामान उतारा। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और कहने लगा, अरे अरे, अब क्या होगा? तुमने देखा कि क्या हुआ? उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? बड़े भाई ने अपनी सुराही की तरफ इशारा किया और कहने लगा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया और बूंद बूंद करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, सच में तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम किया। अब तो हमें पानी के लिए बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा ही अजीब सफर है ये, लेकिन सफर में ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं, इसीलिए आओ हम बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। छोटे भाई ने सुराही उठाई और कहने लगा, पहला और सबसे जरूरी काम तो ये है कि पानी की तलाश की जाए। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और खाना कौन बनाएगा? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े भाई ने जब ये सब देखा तो कहने लगा, सबसे मुश्किल और जरूरी काम तो लकड़ियां जमा करना है। ये काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि अगर लकड़ियां ना हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियां लाने के लिए चला गया। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ खोदना हो और उसमें से लकड़ियां निकालनी हो। मेरे ख्याल से तो सबसे मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो परंतु खाना पकाने वाला कोई ना हुआ तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना कहा और फिर अपनी जगह से उठकर वो मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हो गया। अब छोटा भाई ही रह गया था और उसके सामने खाली सुराही पड़ी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी कहां से लाए। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। सुराही उठाकर वो पानी की तलाश में चल दिया। मन ही मन वो कहने लगा, मेरे भाइयों ने तो अपना अपना काम संभाल लिया, अब मुझे भी किसी ना किसी तरह से पानी लेकर आना ही होगा, क्योंकि खाना बनाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। छोटा भाई तेज कदमों के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं और शायद वो भी किसी झरने तक पहुंच जाए। वो चलता रहा। उसने पहाड़ी इलाके के कई टीले पार कर लिए। वो जितना भी आगे गया परंतु उसे कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। परेशान होकर वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ना मिले और उसके भाई प्यास से मर जाएं। यूं तो उनका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ना तो वो शहर में पहुंच सकेंगे और ना ही वापस अपने पिता के पास। ये सोचकर वह कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने अपने मन में ये निश्चय किया कि वह अपनी आंखों और कानों को खुला रखेगा, जिससे कि वो पानी के बहने की आवाज सुन सके और हो सकता है कि उसे पानी नजर आ जाए।
क्योंकि इस तरह से मारा मारा फिरने से उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के दिमाग में जब ये नई तरकीब आई तो वह अपनी जगह से उठा और एक बार फिर से उस पहाड़ी इलाके में पानी की तलाश करने लगा। वो इसी तरह से घूम रहा था कि उसे दूर से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आई। फिर उसने अपने कान खड़े किए और आवाज की दिशा में चल दिया। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह पानी के झरने के पास पहुंच गया, परंतु झरने में पानी बहुत ही कम था। छोटा भाई बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा। उसने बड़ी ही मुश्किल से सुराही में पानी भरा और फिर वापस चल दिया। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर वो गिर पड़ा, जिसके कारण उसके हाथ और बाजू में काफी चोटें भी आ गई। वो बड़ी ही मुश्किल से संभला और सबसे पहले उसकी नजर सुराही पर पड़ी, जो अभी तक सही सलामत थी। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और वापस चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वापस पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे। मंझले भाई की नींद कुछ ज्यादा ही गहरी थी। उसकी अखरोटों की थैली भी खुली हुई थी। अखरोट के कुछ छिलके भी इधर उधर बिखरे हुए थे। शायद उसने कुछ अखरोट उसमें से खा लिए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वो दोनों नींद से जागे, सुराही को देखते ही उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जी भर के पानी पीने के बाद उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और नाराज होते हुए कहने लगे कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम कहाँ रह गए थे? जब हम प्यास और थकावट के कारण बदहवास हो गए तो हम सो गए। हमें तो लगता है कि तुमने सुराही में पानी भर लिया होगा और उसके बाद तुम पहाड़ों में सैर सपाटा करने लगे होगे। बड़े भाई ने कहा, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पानी लेने के लिए खुद जाता तो बहुत ही साफ सुथरा ठंडा पानी लेकर आता और इतनी देर भी ना लगती। अब तो हमारा काफी समय यहीं पर खराब हो गया है। दोनों बड़े भाइयों के जी में जो भी आया वो छोटे भाई को कहते रहे। छोटा भाई चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और फिर अपना अपना सामान समेटा। वे लोग दोबारा से अपने सफर पर चल दिए। तीनों भाई थके मांदे भूखे प्यासे आखिरकार शहर में जा पहुंचे। तीनों ने जैसे ही शहर में कदम रखा तो छोटा भाई कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें पिता का संदेशा दूंगा। मझला भाई कहने लगा कि अभी किसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कल और परसों इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसीलिए मैं तो आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर ही अपने पिता के उस दोस्त के पास जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और उसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा जूते खरीदूं। अगर अब मैं जूते ना खरीद सका तो शायद फिर कभी मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। मैं अगर कल अपने पिता के दोस्त के पास नहीं जा सका तो परसों उनके पास जरूर जाऊंगा। अब तो सिर्फ छोटा भाई ही था जो सबसे पहले जाए और अपने पिता के दोस्त को उसका संदेशा दे, साथ ही साथ उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। और फिर हुआ भी यही। छोटा भाई उसी समय अपने पिता के दोस्त के यहाँ पर गया। उसने अपने पिता का संदेश उन्हें दिया और फिर अपना काम निपटाकर वह सराय में अपने भाइयों के पास आ गया। उस रात वह तीनों एक सराय में रुके। दूसरे दिन मंझला भाई अपने पिता के बताए हुए दोस्त के पते पर गया। वहां पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। मंझले भाई के पूछने पर पता चला कि वह पिता के दोस्त की पत्नी थी और उसने बताया कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी और वह वैद्य के पास दवा लेने के लिए गए हैं। हो सकता है वो थोड़ी ही देर में वापस लौट आएं, तो तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए उनका इंतजार कर सकते हो। मंझला भाई, जो कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आ रहा था, कहने लगा, इस शहर में मुझे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो कल मैं उनसे आकर जरूर मिलूंगा, इसीलिए मैं जाता हूँ और कल दोपहर के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वह जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के भाव पूछने लगा।
उसे लगा कि जूते खरीदने के लिए उसके पास रकम कुछ कम है, इसीलिए वह अपने भाइयों को तलाश करने लगा और फिर पैसों की कमी की बात उनसे कही। लेकिन उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसीलिए वो भी उसकी कुछ सहायता ना कर पाए। बड़ा भाई जब अपने दोनों भाइयों से ना उम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोटों की थैली बेचनी ही पड़ेगी, जिससे कुछ पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे और मैं जूते खरीद सकूंगा। उसने अपने अखरोटों की थैली उठाई और दोबारा बाजार में जा पहुंचा। वहां पर अखरोटों को बेचकर उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे जूते खरीद लिए। उधर दोपहर के वक्त मंझला भाई एक बार फिर से अपने पिता के दोस्त के घर पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी उसे कोई जवाब ना मिला, इसीलिए वो समझ गया कि घर का मालिक किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है और इस तरह वो एक बार फिर से सराय में वापस आ गया। अब उन्हें वापस भी जाना था, क्योंकि पिता ने उनसे कहा था कि जैसे भी हो 3 दिन के अंदर ये सफर पूरा कर लेना। आज उनकी इस शहर में आखिरी रात थी, इसीलिए सराय में बैठे हुए वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी शहर में देखा और सुना वो एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी है? मंझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो भी काम थे मैंने पूरे कर लिए, लेकिन मैं अपने पिता का संदेश उनके दोस्त तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उनका दोस्त सफर पर बाहर गया हुआ था। अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने के लिए आया था, जो मैंने खरीद लिए, और वो अखरोटों की थैली भी मैंने बेच दी है। पिता का संदेश उनके दोस्त तक पहुंचाना है और वह काम मैं कल सुबह पूरा कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह वापस रवाना हो जाना चाहिए। तुम लोगों को याद होगा कि पिता ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से आए तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का आदी था, इसीलिए लापरवाही से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। अगर बापू मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मैं उनके दोस्त के पास गया था, लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिला। अगले दिन तीनों भाई जब उठे तो अपना अपना सामान बांधकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही खुश था। वो बार बार एक ही बात कहता कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि बापू मेरी अकल की दाद देगा, क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम दोनों ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल बेनतीजा हैं, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोटों को छुआ तक नहीं। हाँ, मंझले भाई ने अपनी थैली में से कुछ अखरोट खा जरूर लिए हैं, लेकिन मैंने तो उन अखरोटों की थैली को बेचकर उनका पूरा फायदा उठाया है और नए जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम लोग भी ऐसा ही करते और सफल होकर घर वापस लौटते। मंझले भाई ने जब ये सुना तो हैरानी से मुंह में उंगलियां दबाते हुए कहने लगा, बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया और मैंने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यकीनन बापू तुम्हारी इस अक्लमंदी के कारण तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हम दोनों को तो शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। तीनों भाई बातें करते करते आखिरकार अपने गांव और फिर अपने घर में पहुंच गए। जब वे तीनों अपने पिता के सामने हाजिर हुए तो पिता ने कहा, मेरे बेटों, अभी तुम जाकर नहा धो लो और कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। तीनों भाइयों ने आराम से नहाया धोया और फिर खाना खाया। उसके बाद वो अपने पिता के पास आए ताकि अपने सफर की सारी बातें उन्हें बता सकें। बूढ़े बाप ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहने लगा, अब बारी बारी से मुझे सब कुछ बताओ जो इस सफर के दौरान तुमने किया। हर एक बेटे ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी अपनी सारी कहानी पिता को बता दी। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि वो चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मंझले भाई ने पिता के इस फैसले पर एतराज किया कि बापू, आप भला छोटे भाई को इस चक्की का मालिक कैसे बना सकते हैं। बूढ़े पिता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निहाल थे तो सबसे मुश्किल काम था पानी ढूंढना, ना कि लकड़ी ढूंढना और चूल्हा बनाना। उस मुश्किल काम को तुम्हारे छोटे भाई ने पूरा किया। पानी की तलाश करते हुए जख्मी होने के बावजूद भी वो सुराही भर कर लाया। दूसरी वजह यह है
कि मैंने जो अखरोटों की थैली तुम्हें अमानत के रूप में दी थी, उसने वो थैली अच्छी तरह से संभाल कर रखी। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि उन अखरोटों को खा लेना या उन्हें बेच देना। तीसरी वजह यह है कि इसने अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। इसने शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा संदेश मेरे दोस्त तक पहुंचाया और उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। बस इसीलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ, क्योंकि ये इस काबिल है कि इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह से घुमाएगा, लोगों की अमानत यानी अनाज और आटे को अच्छे से संभाल कर रखेगा, जैसे इसने उन अखरोटों को संभाल कर रखा। और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से ये जो वायदा करेगा उसे अच्छी तरह से निभाएगा, जैसे कि इसने मेरे दोस्त तक मेरा संदेश पहुंचाकर सबसे पहला काम किया। इसकी इसी आदत की वजह से कोई भी ग्राहक इस पर बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकेगा। इसीलिए आज के बाद यही चक्की का मालिक है। बाप ने एक गहरी सांस ली और अपने दूसरे बेटों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत फैसला किया है तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस चक्की पर तुम्हारे छोटे भाई का हक नहीं है। बड़े और मंझले भाई की कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वे चुपचाप खड़े रहे और अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगे। इसके बाद कई सालों तक छोटा भाई चक्की के पहिए को घुमाता रहा और सारी उम्र इस कारोबार को करता रहा। उसकी चक्की पर आसपास के कई गांव के लोग आते और अपना अनाज पिसवा कर ले जाते। सभी उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत ही प्रशंसा करते थे। अगली कहानी शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स का जो नियमित रूप से हमारे वीडियो पर कमेंट किया करते हैं। इनके नाम हैं मनीमी राज नेपाल से, पूजा शर्मा गुड़गांव से, कोमल निषाद वेंकट विशाखापट्टनम से, मोहिमा आसाम से, संसार चंद हिमाचल प्रदेश से, नन्नू जोधपुर से, मीनू राजस्थान से, संजय मध्य प्रदेश से, जीत विर्क जर्मनी से, दिनेश चंदेला यूपी गाजियाबाद से, आकाश सिंह रोहतास बिहार से, डॉक्टर विजय अग्रवाल मुंबई से, प्रोमिला राय दार्जिलिंग से, आनंद बिहारी राय लखनऊ से, जया मीरानी मध्य प्रदेश से, विनोद कुमार बस्ती से, मारिया नाज लाहौर पाकिस्तान से, रामराज तिवारी उत्तर प्रदेश से। तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। सैकड़ों साल पुरानी बात है जब रंगपुरी नाम के राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बुद्धराज एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। उसके तीर कमान से वो बहुत ही बेहतरीन निशाने लगाता था। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वह अपने इस शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत ही घमंड था। वो मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीरंदाज कोई नहीं है। अपने इस शौक की वजह से वह राजपाट के कार्यों को ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्रियों और वजीरों के सहारे ही चल रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, वह राजा के इस शौक को पसंद नहीं करती थी, जिसका कारण बेगुनाह पक्षियों का मरना और साथ ही साथ राजपाट के कामों में होने वाली लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपनी निशानेबाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने किया करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश नहीं थी, परंतु वह राजा के सामने इसके बारे में कुछ ना कहती। एक दिन रानी सुंदरी, जो मन ही मन में बहुत दुखी थी, वो अपने मायके गई और अपनी माँ से ये सारी बात कही कि किस प्रकार से उसके पति के तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजपाट ठीक से नहीं चल रहा और राजा अपनी निशानेबाजी के घमंड में कई मासूम पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर बेटी,
मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम ये कह देना। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगली शाम को जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, कोई है हम जैसा निशानेबाज इस पूरी दुनिया में? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूँ तो महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वह कौन खड़ा है, उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूँ। राजा उस आदमी के नजदीक गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं बुद्धराज हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है। सुनो मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है, तब तक तुम मुझे ये बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुद्धराज ने अपने तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं पर है? उसकी बात सुनकर धनुषराज नाम का वो आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसको हंसता देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। अच्छा होता अगर सचमुच ही ये मजाक होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुषराज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुद्धराज ये सब देखकर बहुत ही हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया, फिर तीर से घायल ये पक्षी यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा? राजा ने हैरान होते हुए कहा, ये सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम धनुषराज यूं ही नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 1,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुषराज के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही हैं। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुषराज से कहा, भाई मैं मान गया तुम्हें। तुम सचमुच में ही मुझसे
1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूं। मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी, शिष्य तो नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे मंजूर है, तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी, नाले और शहर घूमते घूमते वे एक पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे ये पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से वो क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा, चलो हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? अरे मुझे तो ये कोई पागल लगता है। क्या कहा? पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के ही हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओह, मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्धराज को बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दिन वो एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में ये अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? राजा बुद्धराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी मुझे। राजा के हैरानी की सीमा ना रही। वह कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियाँ काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? हाँ, मगर ये सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील मैं एक ही मिनट में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम ध्रुतराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो ये अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुतराज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्धराज ने कहा, अभी देखता हूँ। उत्तर दिशा की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, बस वही मेरा मकान है। इसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद वह बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं। तुम भी साथ में होगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरह से वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुँचे। ध्रुतराज वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका था। नगर में पहुँचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद हैं, गलियाँ सूनी पड़ी हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं के पास चलकर
नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं? हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वह एक भयानक बीमारी का शिकार है, जिसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओह, तो ये बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वो उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ, हम वो जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबानों ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि तुम अगर असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र धृतराज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। उसकी ये बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुष राज बोला, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यदि तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वो जल लेकर आओ। और फिर वैद्यराज से रास्ते की जानकारी प्राप्त करके धृतराज अमृत कलश की ओर दौड़ चला। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा बुद्धराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि धृतराज इस समय कहाँ पर है और झरने से कितनी दूर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, लो, वह तो झरने तक जा भी पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे ये क्या, जिस वृक्ष के नीचे बैठा धृतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुष राज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही सही स्थिति बताई और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ भी ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वह पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद धृतराज तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर ये फैसला तुम्ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। तब राजा बुद्धराज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो धृतराज ही है। महाराज, वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, ये झूठ है महाराज, ये सारी योजना तो मेरी थी। योजना? कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की तरफ देखने लगे। मैं सच कहता हूँ महाराज, अगर मैं ये योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुँचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुद्धराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई
और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुद्धराज का घमंड टूट सके और वो निर्दोष पक्षियों की हत्या ना करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। ये सब सुनकर राजा बुद्धराज बहुत ही हैरान था। ओह, फिर आगे क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और द्रुतराज से हुआ, जबकि वास्तव में द्रुतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि द्रुतराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर की छाई उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता जानने के लिए मैं वैद्य जी के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा, जहां वैद्य जी मंत्री जी से कह रहे थे कि सूरज छिपने के बाद वो दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे और मंत्री ने खुश होकर कहा कि वो वैद्य जी को माला माल कर देगा। मुझे ये समझते हुए देर न लगी कि ये षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया कि ये सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वह सारी कहानी झूठी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को उसी समय कारागार में डाल दिया और राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर राजकुमारी ने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, इसीलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो द्रुतराज से ही करूंगी। क्योंकि तुम राजा बुद्धराज के मुजरिम हो, इसीलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुद्धराज का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उसने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा बुद्धराज ने धनुषराज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आया। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तब महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुद्धराज और उनकी रानी एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने लगे।